कल रात को हम लोग ख्वाब देख रहे थे कि सुबह यानी कि आज पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा। बाबर आजम 49 पे नॉट आउट थे, मोहम्मद रिजवान 16 पे नॉट आउट थे। लोग बात कर रहे थे कि कल बाबर का वो जो मच नीडेड एक कम बैक है, मेगा कम बैक, कल वो आएगा, बाबर आजम का 100 आएगा, मोहम्मद रिजवान भी अपना रोल प्ले करेंगे, नीचे से आगा को भी स्पिन को अच्छा खेलना चाहिए। वो ख्वाब ख्वाब ही रह गए और साउथ अफ्रीका ने आपको आज 1 घंटे में हरा के सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। एक होते हैं बिलो एवरेज क्रिकेटर्स, फिर आते हैं थोड़े मीडियोकर क्रिकेटर्स, फिर आते हैं कुछ शेमलेस क्रिकेटर्स। हमारी टीम के लड़के शेमलेस क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि ये मैच विनर्स नहीं बन सकते। इनको आता ही नहीं है कि पाकिस्तान टीम को हमने मैच कैसे जितवाना है। वो हमारी पुरानी जनरेशन मुझे याद आती है, इंजमामुल हक, क्या मैच विनर थे यार वो। ये आजकल के लड़के उनके पास भी नहीं है। पाकिस्तान ने बाय द वे अपना आज स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है, व्हाइट बॉल सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड ट्राइनेशन सीरीज। बाबर आजम की T20 में वापसी हो गई है, नसीम शाह भी T20 में वापस आ गए हैं, उस्मान खान विकेट कीपर वो भी वापस आ गए हैं, सुफियान मुकीम जो आपके अबरार के बाद दूसरे स्पिनर थे उनको ड्रॉप करके रिजर्व में डाला गया है, और उस्मान तारिक स्पिनर को अंदर लेके आए हैं, मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया गया है, फखर जमान T20 में नहीं है। तो हर मैच के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद टोटल एक नई टीम। मैं अपने आप को इस टीम के साथ एसोसिएट ही नहीं कर पा रहा कि इनका प्लान क्या है। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आमतौर पे मैच खत्म होता है, फौरन हमारी वीडियो आ जाती है, और मैं अल्लाह को हाजिर जान के ये बात आज आपको बता रहा हूं, आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान मैच हारा हो, पाकिस्तान का मैच खत्म हो और मैं फौरन वीडियो बनाने बैठ जाता हूं और वीडियो बन जाती है। खुदा की कसम आज जिंदगी में पहली दफा हुआ है। मैंने 3-4 दफा कोशिश की बोलने की, और कभी मैं 2 मिनट के बाद वीडियो बंद कर देता हूं, कभी मैं 3 मिनट के बाद वीडियो बंद कर देता हूं, मेरे से बात ही नहीं हो रही थी। तो अभी भी पता नहीं कैसे मैं खुद को आपके सामने यहां पे बिठा के कुछ दिल की बातें करने जा रहा हूं। पाकिस्तान मैच हारी है आज का। आपने 68 रन का टारगेट दिया था। कसूर सबका है इस मैच में। पाकिस्तान ने कलेक्टिवली बड़ी गलतियां की हैं। शान मसूद ने बड़ी घटिया कप्तानी की है इस पूरी सीरीज में, और बड़ी एक्सपोज हुई है उनकी कप्तानी। सारी गलतियां डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आगे जाके पाकिस्तान का स्क्वाड भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, इजी रिलैक्स आराम आराम से। मेरा सवाल आपसे यह है, कल रात को जब डे 3 का खेल खत्म हुआ था, आपको एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन सबसे ज्यादा उम्मीद किससे थी? शायद आप में से सारे लोग एक ही जवाब देंगे कि हमें बाबर आजम से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब क्योंकि वो आज कुछ नहीं कर पाया, तो बाबर आजम के फैंस कहेंगे कि नहीं यार, देखो हाईएस्ट स्कोरर तो बाबर आजम ही है ना। जबकि डीप इनसाइड सारे रेडी बैठे हुए थे डड्डू फैंस ये सेलिब्रेट करने के लिए कि देखो किंग का आज 100 आ गया। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए पाकिस्तान ने 68 का टारगेट दिया। बाबर आजम बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, और जो हमारे लोग आज मैच देखने गए हुए थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे
बाबर बाबर बाबर, और किसी को परवाह नहीं थी कि पाकिस्तान मैच हारने लगा अगले 10-15 मिनट में। अब इन लोगों का तरीकाकार पता है क्या सोचने का? अभी ये जो 10 सेकंड पहले मैंने बात कही है कि क्राउड में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे बाबर बाबर, ये 4-5 सेकंड का एक कट निकलेगा, पीछे एक सस्ता सा गाना लगेगा, एक रोमांटिक सा म्यूजिक लगेगा, आगे एक कवर ड्राइव लगेगी और एक रील निकल आएगी। पाकिस्तान मैच हारने लगा है, पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा है, यानी रावलपिंडी में आप मैच हारे हैं अपने घर में। इस चीज की मेरी यूथ को कोई परवाह नहीं थी जो मैदान में गए थे आज मैच देखने। तो शायद फिर हम लोग अगर आज क्रिकेट में अपने डाउनफॉल पे खड़े हुए हैं, यार हम फिर ये डाउनफॉल डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम यहां पे इंडिविजुअल्स को देखने जाते हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान जीते पाकिस्तान हारे। बाबर आजम लगातार अपने टेक्निकल इश्यूज की वजह से आउट हो रहा है। पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, आपने बाबर आजम को T20 में वापसी करवा दी है। टेक्निकल इश्यूज के बावजूद बाबर आजम T20 में कुछ किए बगैर कम बैक कर रहा है। टेक्निकल इश्यूज अब्दुल्ला शफीक के भी बहुत ज्यादा हैं। एक उनका 50 आया बड़ा फंस के। अब्दुल्ला शफीक जाएगा डोमेस्टिक में अपने टेक्निकल इश्यूज ठीक करने के लिए, लेकिन बाबर नहीं जाएगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हमारे क्यों हैं? जब आपने मुल्तान में बाबर आजम को ड्रॉप किया था, मैंने बार बार आपको बताया कि जो आपके कंट्री के 1-2 बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनको आप हर दफा ड्रॉप नहीं करते, उनको एक आधी दफा ड्रॉप किया जाता है बस। लेकिन आपको मेक श्योर करना होता है कि जब हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं तो ये अपनी गलतियों पे काम करके वापस आए। लेकिन आपने तब 15-16 दिन के बाद बाबर को ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्ट कर लिया था, बगैर कोई इंप्रूवमेंट के, बगैर आपको एक सैंपल साइज प्रोवाइड किए वो वापस आ गया था। पहली इनिंग्स में हार्ड हैंड्स के साथ उसने बल्ला पकड़ा, टेक्निकल गलती, आउट हुआ। आज दोबारा पाकिस्तान की ऐसी पिचेस जहां पे बॉल नीचे बैठता है, वहां पे एक कॉमन सेंस है जो कि अगेन मुझे आज अनफॉर्चुनेटली तीसरे दिन ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं जिसने कभी क्लब का भी कोई मैच नहीं खेला, मुझे पता है कि पाकिस्तान की पिचों के ऊपर आपको बैकफुट पे कम से कम खेलना, आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना। बॉल बैठती है नीचे, LBW के चांसेस 99% हो जाते हैं। बाबर ने अपना 50 किया, पहले ही ओवर में साइमन हार्मर ने उनको दोबारा से आउट किया, बैकफुट पे गए, टेक्निकल मिस्टेक, अपना 50 कर लिया। वही पुरानी कहानी है, अपना 50 किया, अब जो अगला 50 टीम को चाहिए वो नहीं हम कर सकते। फिर ड्रेसिंग रूम में जाके हम बैठ जाते हैं और बस इंतजार करते हैं कि कब लंच ब्रेक हो, कब हम खाना खाएं। ये महीना खत्म होने वाला है, आज 23 तारीख है, 7-8 दिनों में इन सब की सैलरीज भी आ जाएंगी। तो क्या टेंशन है यार, जिंदगी चल रही है। फैंस का क्या है, बेवकूफ है फैंस। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज सुबह पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, पीपल आर हैप्पी कि बाबर आजम इज बैक इन T20 इंटरनेशनल्स। माय क्वेश्चन इज कि बाबर आजम क्या करके T20 में वापस आया? अगर आप लोग कभी किसी जमाने में हसन अली को क्रिटिसाइज करते रहे हो कि यार ये क्यों वापस आया, अगर आप लोग किसी जमाने में खुशदिल शाह को क्रिटिसाइज करते रहे हो कि ये क्या करके वापस आया, शादाब खान को अगर हम क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि ये क्या करके वापस आया, फहीम अशरफ को या मोहम्मद नवाज को अगर हम क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि यार ये क्या करके वापस आ रहे हैं, तो फिर सेम टाइम पे क्या आपका दिल ये नहीं कहता कि बाबर के बारे में भी हम कहें कि बाबर कैसे T20 में वापस आएगा? और बाबर बैटिंग कहां पे करेगा? क्योंकि आपके ओपनर तो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान है, 1 डाउन बैटिंग कराएंगे बाबर को। आपकी प्लेइंग 11 में सलमान अली आगा ऑलरेडी एक एंकर प्लेयर मौजूद है।
मैं 2.5-3 साल से यहाँ पे आपको बताता आ रहा हूँ कि एक प्लेइंग 11 में 2 एंकर प्लेयर साथ नहीं खेल सकते। पहले वो बाबर और रिजवान थे, अब गोइंग फॉरवर्ड वो आगा और बाबर होंगे। जब ये दोनों इकट्ठे बैटिंग करने आएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, ये हम सब को बहुत मैचेस में आगे दिखेगा। आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं। काश ये जो 50 किया है बाबर ने, ये आज उसने 100 किया होता। घर में यार अगर 100 नहीं करना तो कहाँ पे करना। हम कोई ज्यादा तो नहीं इनसे डिमांड करते, बस रावलपिंडी लाहौर में 100 कर लो यार। इस काबिल भी शायद हमारे प्लेयर्स नहीं है। मोहम्मद रिजवान पे आ जाते हैं आज 18। जब पाकिस्तान को जरूरत होती है कि पाकिस्तान का कोई सीनियर प्लेयर खड़े होके दुनिया को बताए कि यार पाकिस्तान में भी मैच विनर्स हैं, वहां सब कोलैप्स कर जाते हैं। अब मोहम्मद रिजवान के साथ इन्होंने कितनी ज्यादती की, उसको वनडे की कप्तानी से उतारा। रिजवान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो मैच आगे लेके जाता, 100 करता और अपने जो ना चाहने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उन सब के मुंह बंद करवाता। लेकिन भाई साहब, दूसरी इनिंग्स में 100 करने के लिए ना, या 80-90 एक बड़ी नॉक खेलने के लिए आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले प्लेयर हैं। कोलैप्स आपको कितनी दफा देखने को मिले। इनफैक्ट मजर अरशद जो कि बड़े फेमस स्टैट्समैन हैं, उन्होंने एक पोस्ट भी लगाई थी जो कि आपके सामने मौजूद है। ये पाकिस्तान के कुछ कोलैप्स हैं 2025 में, चेक कर लो। 35 पे 5, 17 पे 5, 17 पे 5, 16 पे 5, 57 पे 5, 24 पे 5, 25 पे 5, 33 पे 5, 61 पे 5, 39 पे 5। अब ये जो बैटिंग के आपके मसले मसाइल हैं भाई साहब, ये ठीक किसने करने हैं। आपका बैटिंग कोच कौन है? इमरान फरहद है ना आपके बैटिंग कोच। इमरान फरहद, ऑब्वियसली आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, बट इमरान फरहद की क्रिकेट क्या थी। मैं पहले भी बताता हूं कि जब हम बचपन में इमरान फरहद की बैटिंग देखते थे ना, हम स्कूल से वापस आते थे, पाकिस्तान का एक आउट हुआ होता था तो सबको पता होता था जो आउट हुआ है वो इमरान फरहद है। वो इतनी जल्दी वापस जाते थे, वो ड्राइव मारते थे और स्लिप का फील्डर पहले ही रेडी होता था, उनकी स्लिपें लगती थी, कीपर को कैच पकड़ाते थे, बड़े मसले थे उनकी टेक्निक में। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटर नहीं थे इमरान फरहद, और वो आपके बैटिंग कोच हैं। अजहर महमूद वेले बैठे हुए थे, उनको आपने हेड कोच बना दिया है। तो जाहिर बात है ऐसी चीजें, ऐसे कोलैप्स किसने ठीक करने हैं जब कोई बड़ा ड्रेसिंग रूम में बैठा ही नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। जहां रिजवान की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उतनी ही बाबर की थी, जितनी बाबर की थी उतनी ही रिजवान की थी, सबसे ज्यादा इन दोनों की थी। अब आप में से बड़े लोग ट्रिगर हो सकते हैं कि यार इन दोनों की क्यों सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए कि ये दोनों पाकिस्तान के सबसे सीनियर बल्लेबाज हैं, इनकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनको कहा जाता है ना कि ये पाकिस्तान के सबसे यू नो आला दर्जे के दो मौजूदा बल्लेबाज हैं। तो करते हैं ना फिर। आप ऊपर देख लो, इमामुल हक, वो पहले मैच की पहली इनिंग्स में एक नॉक आई, उसके बाद उसकी बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। क्या वो लेक्चर उसने दिए हैं शाम को ब्रॉडकास्टर को कि जी हम स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते हैं, हमें तगड़ा होना पड़ेगा, हमें अब फ्रंट से लीड करना चाहिए, ये वो। मैंने तब भी कहा था भाई साहब एक इनिंग्स आपने खेली है, ठीक है अच्छी इनिंग्स है, लेकिन पता नहीं ये एक इनिंग्स के बाद अपने आप को सारे क्या समझना शुरू कर देते हैं। अब्दुल्ला शफीक के बारे में हमने कल भी बात की थी। टेक्निकल मसले हैं, क्लियरली आउट ऑफ फॉर्म है, टीम ने बैक किया बहुत ज्यादा, बट ही नीड्स टू गो बैक टू डोमेस्टिक।
जाना तो बाकियों को भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तलवार हमेशा एक जूनियर के ऊपर चलती है। शान मसूद ने पहली इनिंग्स में रन्स तो किए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में बहुत डिसअपॉइंट किया है। और शान की कप्तानी से मैं एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट हूं इस सीरीज में आज भी। अब चलो, हमें तो क्रिकेट का नहीं पता, हम शान की कल भी फील्ड प्लेसमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, चलो हमें छोड़ दो आप। आज 68 का टारगेट था, मैच शुरू हुआ है, लॉन्ग ऑफ पीछे लिया हुआ है, 68 का टारगेट था। आपका 68 का टारगेट है तो आपका बेस्ट चांस क्या होता है? क्लोज इन फील्डिंग रखना, सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑन, 2 स्लिपें लगाओ, प्रेशर बनाओ, कोई करेक्टर शो करने की कोशिश तो कर लो। चांस नहीं होता लेकिन कोशिश। इजी सिंगल्स, बाद में उनके चौके भी लगे ऑब्वियसली। जब हाथ खुल जाते हैं, इजी सिंगल्स मिलती हैं तो आसान हो जाता है। तो शान मसूद की जो कप्तानी थी वो बहुत ही बकवास थी। और पाकिस्तान ने जो अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है वो अगेंस्ट बांग्लादेश खेलनी है अप्रैल में। तो बहुत लंबा टाइम है उनके पास इन गलतियों को सुधारने के लिए। अब पाकिस्तान ने ऑब्वियसली उनको रिटेन किया है एज टेस्ट कैप्टन, तो कंटिन्यू तो वही करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो भाई साहब, वो शायद कुछ दिनों के लिए हम WTC के टेबल पे ऊपर आए थे और हम शायद दोबारा नीचे ही फिनिश करेंगे, जो हमारी अप्रोच है। बाबर रिजवान पे हम बात कर चुके हैं, साउद शकील पे हमने कल बात की थी क्योंकि कल ये आउट हो गए थे, तो दोबारा उनको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। साउद का बस एक मसला है, मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट मैच में आप कोई ज्यादा तेज खेलो, लेकिन एट टाइम्स मुझे ऐसा फील होता है कि साउद बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट साउद शकील, टेस्ट मैच में 100% उसकी जगह बनती है, हर रोज जगह बनती है, टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है वो। लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा शेल में नहीं जाना। जाओ आप शेल में, बॉलर को रिस्पेक्ट दो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एट द सेम टाइम आपने डोमिनेट भी करना है। ठीक है, 5 दिन का टेस्ट मैच है, पूरा दिन आपको मिलता है बैटिंग करने के लिए, लेकिन ऐसे गुजरता है पूरा दिन। हम थ्रू आउट टेस्ट सीरीज सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक लाइव बैठते थे, टाइम का पता ही नहीं लगता था कैसे गुजरा। तो आपको डोमिनेट करते रहना है। ठीक है, टेस्ट मैच है, लेकिन दिन आखिर में खत्म हो जाता है। ठीक है, 90 ओवर्स हैं दिन में, लेकिन वो खत्म हो जाने हैं। तो ये साउथ को बस एक अपनी चीज ठीक करनी है, अदरवाइज ही इज ए वेरी गुड प्लेयर फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट। सलमान अली आगा नीचे से 28 रन उन्होंने किए 42 बॉलों पे। ऑब्वियसली जब वो बैटिंग करने आया है तो उसके साथ टेल आ गई थी। अब सलमान अली आगा अगर टेल के साथ बैटिंग कर रहा है तो कितना लंबा चले जाना था सलमान अली आगा ने, जिन पे आगे जाके मैं अभी मजीद बात करूंगा जब हम पाकिस्तान का T20 स्क्वाड डिस्कस करेंगे। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि सलमान अली आगा जो बातें कर रहे थे वो हमें उनका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है उन बातों का। आई डोंट थिंक सो। सलमान अली आगा ने 28 रन किए। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आगा ने अगर 28 रन किए हैं टेल के साथ तो वो जस्टिफाई हैं, नहीं। क्योंकि मेरे पास ना सैंपल साइज कुछ मौजूद हैं कि अक्सर मैं देखता हूं कि दुनिया में ऐसा होता है कि टेल एंडर्स खड़े होते हैं और एक बैटर साथ खड़ा होता है और वो 100 कर जाता है। चलो, इसी टेस्ट मैच में रबाडा ने 71 किया था, 10वीं विकेट की पार्टनरशिप लगी थी। मुतसामी को देख लो यार, मैन ऑफ द सीरीज ले गया। आगा पे भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको भी करना चाहिए था नीचे से 60-70-100, उसने भी नहीं किया। खैर, एनीवेज, पाकिस्तान टेस्ट टीम ने जी बहुत डिसअपॉइंट किया इस सीरीज में। इस मैच में आपने आसिफ अफरीदी का भी डेब्यू देखा और यहीं से हम अपना अगला पॉइंट बनाएंगे। आसिफ अफरीदी की दिसंबर में सालगिरह है। जब पाकिस्तान अगला टेस्ट मैच खेलेगा तो वो 1 साल और बड़े हो गए होंगे।
टीम आप नहीं बनाना चाहते किसी भी फॉर्मेट की। अब इस पॉइंट को हम जोड़ते हैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से, जो कि आपके सामने मौजूद है। सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद। यहीं पे रुक जाओ, अबरार अहमद पे। अबरार अहमद के साथ यहाँ पे एक दूसरा नाम होना चाहिए था, सुफियान मुकीम, जिसको आपने साथ कैरी किया हुआ था, लेकिन उसको आपने ड्रॉप करके रिजर्व में रख दिया। तो सुफियान मुकीम कब बॉलर बनेगा? अगर सुफियान मुकीम ने, अब बाय द वे ये जो स्क्वाड है ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी T20 सीरीज के लिए है, और फिर जो आपकी ट्राइनेशन सीरीज है श्रीलंका और जिम्बाब्वे से, उसके लिए भी है। तो अगर सुफियान मुकीम, जिसको हम सारे देख चुके हैं, अगर वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट घर में नहीं खेलेगा तो आप टीम कब बनाएंगे? आपने उनकी जगह उस्मान तारिक को टीम में डाल लिया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट उस्मान तारिक। उनका एक्शन, वो कैसे सरवाइव करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो फ्यूचर में हम देखेंगे। लेकिन अगर आप हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट में टीम चेंज करते जाओगे तो प्लेयर कैसे बनेंगे? सुफियान मुकीम को आपके मेन स्क्वाड में होना चाहिए था। क्यों उस्मान तारिक आ गए? हम मेंटली रेडी नहीं होते और पाकिस्तान एक ऐसी भोंगी मार देता है, ऐसा प्लेयर हमारे सामने आ जाता है हमारे स्क्वाड में, जिसको शायद हम फारग कर चुके होते हैं कि यार ये अब पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, वो फ्रॉम नोवेयर आ जाता है। हमारे कप्तान सलमान अली आगा बातें बहुत बड़ी कर रहे थे कि मैंने इन यंगस्टर्स को अपनी कप्तानी में बनाना है। चलो जी, एक टूर्नामेंट के बाद आपने मोहम्मद हारिस को भी ड्रॉप कर दिया, आपने सुफियान मुकीम को भी मेन स्क्वाड में नहीं रखा। गुड टू सी अब्दुल समद को वापस इन्होंने न्यूजीलैंड टूर के बाद रिकॉल किया, लेकिन भाई साहब इरफान खान नियाजी का ना होना पाकिस्तान टीम का नुकसान है। ये इरफान खान नियाजी का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान है। बाबर आजम T20 में वापस आ गए हैं। किस बेस के ऊपर वापस आए हैं? क्या किया बाबर आजम ने? आपको T20 में जितनी मुश्किलात आगे आने वाली हैं, आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं। पता नहीं और कितने इवेंट हमने इंतजार करना है। फहीम अशरफ ऑब्वियसली होने चाहिए थे, इन्होंने हम सब की सोच बदली है एशिया कप में। हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, गुड टू सी हिम। आई होप कि इनको गेम्स मिलें। सलमान मिर्जा जी, लाहौर कलंदर्स के सलमान मिर्जा का नाम है, और आकिफ जवेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का नाम नहीं है। जिनको बताया गया था, आकिब जवेद कोच जब न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के थे, अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया था कि आकिफ, हमने आपका ना थोड़ा सा एक्शन चेंज करना है, आपकी जंप आप बहुत ज्यादा लेते हो, उसको थोड़ा छोटा करना है। फिर 3 महीने उससे किसी ने रब्ता ही नहीं किया। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज चली गई और उसको किसी ने कॉल ही नहीं की। बाद में उसको कहा, ओ भाई तू कहाँ पे है, जरा आजा NCA वापस। इस दौरान पाकिस्तान ने कैंप भी लगाया बड़ा लंबा, लेकिन किसी को आकिफ जवेद याद नहीं आया, एंड ही वॉज योर बेस्ट बॉलर इन न्यूजीलैंड। तो लाहौर कलंदर के लड़के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, लाहौर कलंदर के लड़के कप्तान भी बनेंगे, लाहौर कलंदर के लड़के पाकिस्तान टीम में भी होंगे। नसीम शाह वापस आ गए हैं। वेस्ट इंडीज में नसीम शाह, जो आखिरी दफा इनको हमने एक्शन में देखा था, इतना को बहुत ज्यादा उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया था, लेकिन डोमेस्टिक खेल रहे हैं, पंजा भी लगाया था। आई वुड लाइक टू सी कि नसीम शाह किस तरह कम बैक करते हैं। साहिबजादा फरहान ऑब्वियसली होना ही होना था, साइम अयूब होना ही होना था। मैं मानता हूं बड़े लोगों को डाउट है इनके ऊपर, बट यू कैन नॉट ड्रॉप साइम अयूब। फेलियर्स आते हैं लेकिन आपको बैक करना पड़ता है। शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर वापस आ गए हैं। मेरी उस्मान खान के बारे में एक बड़ी क्लियर सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे उस्मान खान के बारे में लगता है कि ये टुल्ला प्लेयर है, एक ही साइड का प्लेयर है। एंड T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा, ही वॉज लकी कि उस्मान खान जितना अभी तक खेल गया ना पाकिस्तान से, ही वॉज लकी। मैं मानता हूं कि काफी लोगों को उस्मान खान के साथ सिंपैथी भी है कि यार उसका UAE टीम का वो मसला बन गया, पाकिस्तान ने उसके UAE की टीम छुड़वाई,
फिर पाकिस्तान से उसको खेलने का इतना चांस नहीं मिला। आई थिंक उस्मान खान को जो चांस मिला था इट वाज गुड इनफ एंड ही वाज ए फेलियर। तो अभी वो क्यों वापस आए हैं मुझे नहीं पता। आपने मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया। तो सवाल मेरा यहाँ पे वही है कि अगर आपने किसी यंगस्टर को एक टूर्नामेंट के बाद ड्रॉप करना है तो जो उसने गलतियां वहां पे की हैं वो अप्लाई कहाँ पे करेगा। ऑब्वियसली हारिस ने एशिया कप में बड़ी गलतियां की हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलतियां नहीं की। अब वो गलतियां उसने नोट डाउन की होंगी। अब जब वो ठीक करने की बारी आई आपने उसको ड्रॉप कर दिया। और एशिया कप में उसका एक मैन ऑफ द मैच भी था। आप जो मैच जीते हैं उसने आपको मैच जितवाया था। तो वो भी बड़ा कुछ कह सकता है यार आपके बारे में। बातें तो आगा बहुत ज्यादा कर रहे थे कि मेरी कप्तानी में इनको अगर मैं मैच विनर ना बना पाया तो मेरी कप्तानी का कोई फायदा नहीं है। आगा जी कैसे मैच विनर बनाते हैं आप किसी यंगस्टर को? उनको बैक करके। इन सब में जो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की जरूरत थी ना वो ये ट्राइनेशन सीरीज में ठीक हो जानी थी। इनका जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रहता था वो इन विकेटों पे मिल जाना था इनको वापस। लेकिन खैर हम हर सीरीज में एक नई टीम बनाने की प्लानिंग में लग जाते हैं। ये ओवरऑल जो T20 का मैं स्क्वाड देखता हूं इस स्क्वाड की वो सोल ही नहीं है जो एशिया कप में हमें बताया गया था। वो टोटल डिफरेंट सोल की टीम थी। ये टोटल डिफरेंट टीम है। बैटिंग ऑर्डर शफल होगा, सब कुछ तितर बितर। और हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं फरवरी में। वही हमेशा की तरह जो सर्कस लगती है कि हम वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं उसी चक्कर में वर्ल्ड कप आ जाता है। और जब वर्ल्ड कप आता है तो यूनस खान हमारे ओपनर होते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी आती है बाबर आजम हमारे ओपनर होते हैं। हम एक स्पिनर के साथ जा रहे होते हैं, फंबल्स पे फंबल्स। रिजर्व में पाकिस्तान ने फखर जमान को रखा है, हारिस राउफ को रखा है, सुफियान मुकीम जो कि मेन स्क्वाड में होने चाहिए थे उनको भी रिजर्व में रखा है। अब आपके सामने वनडे का स्क्वाड ये मौजूद है। शहीन शाह अफरीदी आपके वनडे के कप्तान है। हम ऑलरेडी इस पे बहुत बात कर चुके हैं। एक लाइन में आपको बताऊं, शहीन शाह अफरीदी को वनडे का कप्तान नहीं होना चाहिए था। मैं ये बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पिछले 2-3 दिन में हमने काफ़ी इस पे बात की है। जब शहीन को कप्तान अनाउंस किया गया था एक अलहदा से वीडियो भी मैंने की थी, वो जाके आप देख सकते हो। अबरार अहमद हैं वनडे में, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम को बुलाया गया वनडे के लिए जो कि अच्छी कॉल है। अच्छा लगेगा इनको देख के। फ़खर जमान वनडे इनका फॉर्मेट है 2027 के वर्ल्ड कप पे हमारी नज़र है तो डेफिनेटली इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हारिस राउफ हैं T20 में नहीं है बट वनडे में है, T20 में रिजर्व में है हारिस राउफ और फ़खर जमान। हसीबुल्ला इनको वापस बुलाया गया है पाकिस्तान की टीम में। कभी कैंप में नहीं बुलाते, कभी डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में बुला लेते हैं। तो कौन क्यों आ रहा है और कौन क्यों जा रहा है ये आकिब जवेद के मूड पे डिपेंड करता है। वेलकम बैक हसीबुल्ला। अच्छा लगेगा मुझे जब इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हसन नवाज हैं, हुसैन तलत हैं जो कि T20 में हमें समझ नहीं आते लेकिन अगर कंडीशंस का प्लेयर मुझे लगता है हुसैन तलत। मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बताया है जैसे उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट मैच जितवाया वो उन कंडीशंस का प्लेयर है। लेकिन T20 में गोइंग फॉरवर्ड वो नहीं समझ आ रहे थे हमें, गलत फॉर्मेट था वो उनके लिए शायद। नवाज हैं, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, वसीम जूनियर गुड टू सी हिम, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा। ये वनडे का स्क्वाड था। पता नहीं फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के लिए कितनी खुशियां लिखी हुई हैं ये तो नहीं पता मुझे। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खराब दिन रहा है। मैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं पाकिस्तान की इस टेस्ट की परफॉर्मेंस से ऐसे लग रहा है जैसे हम गलत प्लेयर्स से उम्मीद लगाते हैं। कभी तो मैच जितवाओ यार, कभी तो हम कहें यार कि मैच जितवाया आपने। शायद ये
अभी तक पिछले 10-11 साल में मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, शायद ये पहली दफ़ा आज है कि वीडियो बनाते हुए मैं शायद अपने आप को ही फील नहीं कर पा रहा था। अभी भी आई हैव नो फीलिंग्स। ऐसे लग रहा है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं आ रही यार। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बुरा भी नहीं लग रहा, कुछ लग ही नहीं रहा। खत्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। ख्याल रखो अपना। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होती है किसी वीडियो में। गुड नाइट।